Assalamualaikum, I am Umar Khan. Today I am teaching class 9 biology. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होंगे वो शायद बायोलॉजी को फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे और शायद बायोलॉजी के बारे में फ़र्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो मैं बायोलॉजी आपकी जो बुक है क्लास 9 की उसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाना चाहूँगा, जो कि मेरे पास है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बायोलॉजी का तारुफ। दैट व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ बायोलॉजी। अगर मैं बायोलॉजी को देखता हूँ तो बायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है जो कि टू वर्ड से मिलके बना है। एक आपके पास है बायोस, दूसरा है लोगोस। ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ की जो स्टडी है कि हाउ दे लिव, हाउ दे ग्रो, हाउ दे रिप्रोड्यूस, हाउ दे ईट, के मतलब तकरीबन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और उसके अलावा उनकी ईट के बारे में, उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में जितनी भी स्टडी होती है वो हम बायोलॉजी में करते हैं। अब बायोलॉजी जो है उसकी भी कुछ ब्रांचेस है जो कि मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है। सबसे पहले आपके पास जो ब्रांच आती है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट और एनिमल्स की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होती है, लाइक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स आपके पास फिंगर्स हो गए, आइज़ हो गई और इसके अलावा नोज़ हो गई, इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि हाउ दे वर्क, हाउ दे ग्रो एंड उनके फंक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोग एनिमल्स और प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर तो नहीं होते, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन इंटरनल पार्ट्स उनके नहीं होते। तो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक लीफ का स्ट्रक्चर इंटरनल क्या है, रूट का क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके अलावा शूट्स और आपके पास स्टीम, इन तमाम तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं। और अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके पास जितनी भी उनकी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी जो होती है वो हम एनाटॉमी में करते हैं। उसके अलावा मेरे पास है हिस्टोलॉजी। इसमें हम लोग प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन का अलग टिश्यू होता है और अलग सेल में डिफरेंट सेल मिलके डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं। तो जितनी भी टिश्यूज़ की स्टडी होती है, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, वो हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, इसके नाम से ही यहाँ दूसरे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है सेल बायोलॉजी। इसमें हम लोग प्लांट और एनिमल्स के सेल की फंक्शंस, ग्रोथ और उसके अलावा उसकी रिप्रोडक्शन और सेल डिवीज़न, ये तमाम तर चीज़ें जो है ये हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास फिजियोलॉजी। इसमें हम लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन आपके पास है इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एनवायरनमेंट के इफेक्ट, एनवायरनमेंट से ताल्लुक़, ठीक है, इसकी स्टडी जो है वो हम इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी जाइकोट्स का बनना और उसकी ग्रोथ होना, तमाम तर ग्रोथ होना, एक कंप्लीट फॉर्म में आना। लाइक अगर एक प्लांट है वो बन रहा है तो वो उसकी जो सबसे इनिशियल स्टेज होगा, उस इनिशियल स्टेज से फॉर्मेशन तक की स्टडी कि किस तरह वो बन गया, किस तरह वो कंप्लीट प्लांट बन गया। और इसके अलावा अगर मैं एनिमल्स की बात करता हूँ तो एनिमल्स का जाइकोट कंप्लीट फॉर्मेशन एक बॉडी में कन्वर्ट होने तक की स्टडी जो होती है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन यानी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो हम टेक्सोनॉमी में करते हैं। जेनेटिक्स में हम इनहेरिटेंस ऑफ चिल्ड्रन टू दियर पेरेंट्स, यानी अगर कोई प्लांट है तो उसकी सीड से, फॉर एग्जांपल अगर मैंगो का प्लांट है तो उसकी सीड से मैंगो का प्लांट ही निकलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास गोट है तो वो ऑब्वियसली गोट को ही पैदा करेगा और उनकी कैरेक्टरिस्टिक उनमें यानी इनहेरिटेड होना, पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इनहेरिटेड होना और उसकी स्टडी करना, फिर यानी जितनी भी जेनेटिकल स्टडी होगी हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें जो केमिकल एस्पेक्ट होते हैं उनकी स्टडी जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ
तो माइक्रोबायोलॉजी जो है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी स्टडी जो होगी वो हम माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जितनी भी आपके पास एनिमल्स या प्लांट्स की जो स्टडी होती है, जैसे हम लोग अगर आप पोल्ट्री फार्म में देख ले, जो जिस तरह की हैंड्स की जो ग्रोथ होती है वो हम बढ़ाते हैं, और उनकी अगर 3 मंथ्स की ग्रोथ जो होती है वो 40 डेज़ में करवा देते हैं इस तरह के। और इसके अलावा अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूँ तो जो फ्लावर्स की नीड होती है वो, जैसे अगर मैं रोज़ फ्लावर की बात करता हूँ तो उसकी नीड बहुत ज़्यादा होती है। उसकी नीड को पूरा करने के लिए हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। उन टेक्निक और टेक्नोलॉजीज़ की स्टडी जो है वो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। तो ये थी आपके पास बायोलॉजी की ब्रांचेस। इसके अलावा जो 2 मेन ब्रांचेस है जहाँ पे ये तमाम तर ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे जो 13 ब्रांच है ये है आपके पास प्लांटोलॉजी, जिसमें हम जो पास में एनिमल्स थे जो कि अभी इस दुनिया में जिनकी कोई बका नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, जो कि पहले पाए जाते थे और अब नहीं पाए जाते थे, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके स्ट्रक्चर्स और उनकी फंक्शंस और तमाम तर चीज़ें की स्टडी जो होगी वो हम प्लांटियोलॉजी में करेंगे। अच्छा, अब इस प्लांटियोलॉजी की भी 2 ब्रांचेस आपके पास होती है। वो है आपके पास एक होती है ज़ूलॉजी और एक बॉटनी, जो इसकी 2 ब्रांचेस होती है। अच्छा, अगर मैं बायोलॉजी की भी बात करता हूँ तो तमाम तर जितनी भी ब्रांचेस है अगर आप बात करते हैं तो ये जो है आपके पास 3 ब्रांचेस में चेंज हो जाएंगी। एक आपके पास होगी ज़ूलॉजी और दूसरी आपके पास बॉटनी हो जाएगी। तीसरी जो है ये माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को इसको 3rd काइंड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें यूनिसेलुलर के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसी वजह से इसको रखा गया है। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, क्योंकि हम उनको स्पेसिफाई नहीं कर पाते, क्लासीफाई नहीं कर पाते कि आया वो प्लांट है या फिर वो एनिमल्स है। अगर मैं अमेबा की बात करता हूँ, पैरामीशियम की बात करता हूँ, इस तरह के आपके पास बहुत सारे यूनिसेलुलर है जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उनको कि ये आपके पास एनिमल्स है या प्लांट्स है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की तारीख। असल में जो बायोलॉजी की तारीख है वो जो सबसे पुरानी हमें मिलती है वो तकरीबन मिलती है हमारे पास 322 to 384 BC, ये बिफोर क्रिस्ट। ये जो ईयर है इसमें हम लोग को हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ग्रीक में मिलती है। वहाँ के एक साइंटिस्ट है जो कि हमें बायोलॉजी के बारे में बुक्स लिख के देते हैं, जिनकी बुक्स सबसे पहले जिनको कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल बुक्स है जो कि ग्रीक से मिलती है। और इसके अलावा आपके पास जो दूसरे साइंटिस्ट है वो है फ्रास्तु। इन्होंने प्लांट्स और तकरीबन 5000 प्लांट्स से मतलब 5000 से ज़्यादा प्लांट के बारे में स्टडी की थी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ अभी हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी तो वो ग्रीक से शुरू हो जाती है। देन ग्रीक पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है तो उसको जाके मुस्लिम साइंटिस्ट उसको ऑन करते हैं। देन जितने भी ग्रीक की बुक्स होती है जो बायोलॉजी की होती है उसके बाद वो मुस्लिम साइंटिस्ट जो होते हैं उसके ऊपर काम शुरू करते हैं, और काम शुरू करने के बाद उन तमाम तर बुक्स जो है वो अरबी में ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की थी। तो ये मुस्लिम साइंटिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट थे और कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन की थी। तो सबसे पहले आपके पास है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान की 2 फेमस बुक्स थी, एक है आपके पास अल-नबातात, दूसरी है अल-हैवान। अल-नबातात उन्होंने लिखी थी जाबिर बिन हयान ने। अल-नबातात नबातात के बारे में लिखी थी यानी पौधों प्लांट्स के बारे में, और अल-हैवान हैवान यानी जानवरों के बारे में लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी। अच्छा, उसके अलावा अब्दुल मालिक अस्माई, इन्होंने खलकुल इंसान बुक लिखी थी, अलवोश लिखी थी, और इसके अलावा इन्होंने जितने भी एनिमल्स थे यानी हॉर्स, कैमल्स, शीप्स, इस तरह के एनिमल्स के उन्होंने पार्ट्स ऑफ फंक्शन यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी के फंक्शंस बताए थे अब्दुल मालिक अस्माई ने। और उसके अलावा उनकी एक ज़ूलॉजी की बुक थी खलकुल इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। ये इनकी सबसे अहम कंट्रीब्यूशन थी अब्दुल मालिक अस्माई की। अच्छा, उसके बाद है मेरे पास अली बिन रब्बान तिबरी।
उन्होंने बुक लिखी थी फिरदौसल हिकमा, और उन्होंने उसके बाद काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन की और फ़िलोसफी, ज़ूलॉजी, साइकोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन की। अच्छा, उसके अलावा जो थर्ड वन है मेरे पास वो है अबू उस्मान। उन्होंने अल हैवान बुक लिखी थी जो कि 350 स्पीशीज़ के कैरेक्टरिस्टिक पे मुश्तमिल थी। अबू उस्मान ने एक बुक लिखी थी जो कि 350 स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक पे मुश्तमिल थी। अच्छा, ये थे आपके पास मैंने जस्ट 3 मुस्लिम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन बताएं। उसके अलावा आपके पास काफ़ी सारे बुक में भी मौजूद है। अच्छा, अब आते हैं मॉडर्न कंट्रीब्यूशन पे, यानी मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे और नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे उनकी कंट्रीब्यूशन। आपके पास जो सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है आपके पास विलियम हार्वे। इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड सर्कुलेशन, पूरी बॉडी में कि ब्लड किस तरह सर्कुलेट होता है, हार्ट का फंक्शन उसमें क्या होता है, हार्ट किस तरह ब्लड को सर्कुलेट करता है, ये विलियम हार्वे ने बताया था। गैलीलियो, उन्होंने इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था, जितने भी यूनिसेलुलर और इनविजिबल ऑर्गेनिज्म थे उनको देखने के लिए, उनको स्पेसिफाई करने के लिए। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने सेल के बारे में दरियाफ्त किया था और बताया था कि ये किसी भी जानदार का बेसिक यानी यूनिट होता है, बेसिक इकाई होती है। अच्छा, उसके बाद लिनियस है, उन्होंने बताया था मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, नोमेनक्लेचर, देयरफॉर देयर कॉल्ड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। उन्होंने टेक्सोनॉमी यानी बायोलॉजी की जो ब्रांच थी टेक्सोनॉमी, उनमें इन्वेंशन की थी, वो की थी, कंट्रीब्यूशन की थी और उनके बारे में बताया भी था, जानवरों के बारे में, डिफरेंट जानवरों के बारे में। अच्छा, अब आपका असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। असाइनमेंट आपके पास ये है कि जितना भी मैंने वर्क दिया है, पढ़ाया है, ये राइट डाउन इट इन योर बायो नोटबुक। आपने ये तमाम तरह नोटबुक, बायो की नोटबुक में लिखना है। और उसके अलावा आपने क्या करना है कि जो ये कंट्रीब्यूशन है इसमें जो रेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन एज वेल ऑफ साइंटिस्ट, यानी जितनी भी कंट्रीब्यूशन रहती है। इसके अलावा मैंने 3 आपको पढ़ाई, मॉडर्न की मैंने 4 पढ़ा दी। जितनी भी रहती है वो भी आपने अपने नोटबुक, बायोलॉजी की नोटबुक में लिखने हैं और स्कूल में सबमिट करवाने हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम।